आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद FM 91.1 पर, और साथ ही साथ हमारे ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, स्ट्रीम भी हो रहा है। 26 जनवरी भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में इस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया डे मनाया जाता है। दोनों देशों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है। पिछले दोनों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में काफ़ी समानताएं हैं, ये तो जानते ही हैं। हालांकि दोनों विभिन्न संस्कृतियां हैं। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच में संबंधों में काफ़ी गहरापन आया है, और आज इस 26 जनवरी के इस विशेष कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं भारत के उच्चायुक्त हाई कमिश्नर हिज एक्सेलेंसी श्री गोपाल बागले जी। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार किशोर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जैसा कहा 26 जनवरी है आज, तो रेडियो मनपसंद के सारे श्रोताओं को, दर्शकों को, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले सभी भारतीय मूल के हमारे भाइयों बहनों को और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भारत के गणतंत्र दिवस की, 26 जनवरी की, एंड ऑस्ट्रेलिया डे ऑल्सो। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अत्यंत आभार आपका, और आपको भी 26 जनवरी की शुभकामनाएं और आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए। 26 जनवरी को, जैसा कि आपने कहा, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, और आज देखा जाए तो भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहा है विश्व जगत में। आपके विचार में जो हमारी डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका इस प्रगति में क्या योगदान रहा है? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपने सवाल पूछा है किशोर जी, क्योंकि हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं और इस साल हमारे संविधान को लागू हुए 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस साल 75 साल पूरे हो रहे हैं जी। तो ये अपने आप में ये दिन खाली एक गणतंत्र दिवस ही नहीं है, बल्कि हमारी 75 वर्षगांठ, 75 साल भारत के गणतंत्र को हो चुके हैं। हमारे देश के विकास में, उसके मूल में लोकतंत्र है जी। और ये कोई नई चीज़ नहीं है भारत में। हम संविधान के तौर पर अगर देखें तो 1950 में आया, लेकिन भारत की जो मूल आत्मा है वो लोकतांत्रिक है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि इंडिया इज़ द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। अगर आप हज़ारों साल पहले का इतिहास उठा करके देखें तो चाहे वो प्रशासन प्रणाली रही हो या लोगों से बात करके फैसले लेने का तरीका रहा हो, हमारे या गांव में पंचायतों का सिस्टम रहा हो, हमारे यहाँ जो प्रणाली थी शासन की, वो इस मामले में उसकी आत्मा मूलतः, उसकी वैल्यूज़, उसके मूल्य लोकतांत्रिक थे, क्योंकि वो लोगों की बात सुनते थे और लोगों की बात सुन करके उसके बाद फैसले देते थे। गणतंत्र में भी मूल बात यही है। जैसे डेमोक्रेसी को कहते हैं, इट्स ए गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। भारत के संविधान को अगर आप देखें तो इसने हमारे नागरिकों को मूलभूत अधिकार दिए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। ये भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लेकिन फिर भी फ्लेक्सिबिलिटी देखिए कि 100 के ऊपर संशोधन हो चुके हैं। जी। समय के साथ साथ चलने की जो शक्ति है और समय के साथ साथ चलने की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो दोनों ही हमारे संविधान में है। इसलिए मैं तो कहूँगा भारत, जो आप कह रहे हैं कि, और जो उसकी सच्चाई है, 21वीं सदी की एक महत्वपूर्ण देश, विश्व का एक शक्तिशाली देश बनकर के उभरा है, उसके मूल में हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली है, हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हैं जो आज के नहीं हैं, हज़ारों साल पुराने हैं। आपने बहुत ही अच्छा विवरण दिया कि किस तरह से प्रजातांत्रिक परंपराएं हमारे देश के विकास में सहयोग कर रही हैं। और जब प्रजातंत्र की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी एक महत्वपूर्ण प्रजातांत्रिक देश है, और दोनों देशों के बीच में काफ़ी समानताएं, हमेशा एक बार क्लीशे की तरह कहा जाता है कि द 3 C's जो दोनों देशों के बीच में हैं, कॉमनवेल्थ, क्रिकेट एंड करी। लेकिन पिछले वर्षों में जो संबंधों में गहराई आई है, तो वो अब रिलेशनशिप इन 3 C से आगे बढ़कर कुछ मीनिंगफुल हो रही है। श्री जयशंकर जी, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप के बारे में कहा कि इट्स पोटेंशियल इज़ वेटिंग टू बी रियलाइज्ड, द रिलेशनशिप इज़ ऑन ए रोल, द मोर वी डू द मोर पॉसिबिलिटीज़ ओपन अप। किस तरह की पॉसिबिलिटीज़ और पोटेंशियल की बात कर रहे हैं हम? किशोर जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये जो रिलेशनशिप है, इसमें पहले हम लोग इतिहास और संस्कृति का हमेशा से महत्व रहा है, लेकिन अब 21वीं सदी में अगर हम देखें तो हम 3 C's से निकल करके, जैसा कि
माननीय सांसद एंड्रू चार्ल्टन जी, डॉक्टर एंड्रू चार्ल्टन जी कहते हैं कि हम 4 Ds में चले गए हैं जी। डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट, डायस्पोरा एंड दोस्ती, है ना। जी। तो अब इस रिलेशनशिप में आपने विदेश मंत्री जी का कहा कि उन्होंने अपनी जो किताब लिखी पिछले साल वाई भारत मैटर्स, उसके एक चैप्टर में उन्होंने इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप के बारे में लिखा है कि इसमें जो विकास हुआ है पिछले कुछ सालों में, ये भारत के किसी भी देश से, किसी भी दूसरे देश से संबंध में सबसे गतिशील विकास है, बहुत तेज़ी से हुआ है। इसका मूल कारण ये है कि हमारे देशों के बीच में लोगों के स्तर पर बहुत ही आत्मीय, बहुत ही कॉर्डियल संबंध हैं। हमारे बीच में कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। और ऑन द अदर हैंड जो आज का विश्व है उसको देखते हुए हमारी जो नज़रिया है, हमारे जो दृष्टिकोण है दोनों देशों का, कोई भी सरकार हो जी, वो नज़रिया हमारा मिलता है। और अभी हमारे देशों के बीच में जो आर्थिक हमारे अवसर हैं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनका लाभ उठा करके इन संबंधों को और मजबूत करने की, ट्रेड बढ़ाने की, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की, ये बहुत हमारे फोकस है, इसके ऊपर बहुत प्रयास चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट 2022 में हुआ था, 2 साल के अंदर ही उसने इतना फ़ायदा दिया है दोनों देशों को। जी। दोनों देशों के एक्सपोर्ट्स किसी आइटम में तो 40% तक बढ़ गए हैं। भारत का जो ट्रेड ऑस्ट्रेलिया के साथ बायलैटरल $13 बिलियन 2014 में होता था, वो आज $31 बिलियन है। अच्छा। ऑस्ट्रेलिया भारत में एक बड़े इन्वेस्टर के रूप में है। इंडियन कंपनीज़, बड़ी बड़ी कंपनीज़ यहाँ पे काम करती हैं, चाहे वो आईटी हो, चाहे दूसरे क्षेत्र हो। लेकिन 2 चीज़ मैं ज़रूर इसमें कहना चाहूँगा कि जो हमारे संबंधों का प्राण है, दोनों देशों के संबंध का प्राण है लोग, जी, पीपल जी। और बड़े मुझे गर्व होता है भारत के हाई कमिश्नर के रूप में कि भारत की डायस्पोरा यहाँ जो 1 मिलियन से ज़्यादा, 10 लाख से ज़्यादा लोग हैं, उन्होंने ना सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समुदाय के लिए, भारत में जो भी उनके लोग रहे होंगे उनके लिए काम किया, उनकी तरक्की में योगदान दिया, बल्कि ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी और ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी में हर क्षेत्र में, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो प्रौद्योगिकी हो, चाहे वो डिफेंस हो, कम्युनिटी सर्विस हो, गवर्नेंस हो, एकेडमिक्स, बड़े बड़े पद पर भारतीय मूल के लोग हैं, उन्होंने योगदान दिया है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके दिल में आज भी भारत है। जी। बहुत से लोगों की नागरिकता भले ही ऑस्ट्रेलियन हो, लेकिन उनके मन में भारत है और भारत के साथ जो संबंध हैं वो बड़े उनके प्रगाढ़ हैं। और उन्होंने इस रिलेशनशिप के लिए जो योगदान दिया है उसमें उन्होंने एक पुल का, एक ब्रिज का काम किया है। दे हैव बीन अ ब्रिज बिटवीन द टू कंट्रीज़, अ लिविंग ब्रिज। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अब मुझे खुशी हो रही है कि अभी प्रवासी भारतीय दिवस जो हुआ था भारत में, भुवनेश्वर में, जी, उसमें ऑस्ट्रेलिया से पार्टिसिपेशन था। और बल्कि एक ऑस्ट्रेलियन हमारे बड़े जाने माने हैं क्वींसलैंड में, प्रोफेसर अजय राणे जी, उनको कम्युनिटी सर्विस के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान भी दिया गया, जो दुनिया भर में करीब 35-36 मिलियन, यानी कि 35-36 मिलियन माने 3.5 करोड़ करीब भारतीय मूल के लोग हैं। उनमें से बहुत कम लोगों को ये सम्मान अभी तक मिला है और हमें बड़ा फ़ख्र है उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया उसके ऊपर। तो लोगों की खास महत्व है, लोगों की खास सिग्निफिकेंस है। और हमारे यही कोशिश रही है, हाई कमीशन हो चाहे कॉन्सुलेट्स हो हमारे 4 यहाँ पे, सिडनी में, मेलबर्न, पर्थ और ब्रिस्बेन में, कि भारतीय मूल के लोगों की सेवा का जो हमको ये अवसर मिला है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, वो हम पूरे अपनी शक्ति से जितना भी कर सकते हैं वो करें और इस बात में योगदान करें कि ये लोग भारत से जुड़े रहें और भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को मजबूत बनाएं। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाह रहा था कि एक नया क्षेत्र हमारे दोनों देशों के बीच उभर करके आया है संबंधों में, और वो है स्पोर्ट्स। अब क्रिकेट तो आपने कहा था ही, लेकिन आपके बहुत से दर्शकों को और श्रोताओं को पता होगा कि यहाँ प्रो कबड्डी लीग का लॉन्च हुआ उसी टाइम जिस टाइम मेलबर्न में चौथा टेस्ट मैच चल रहा था, और जहाँ पर हुआ वो जॉन केन एरिना में, स्टेडियम वाज पैक्ड। अच्छा। मुझे अवसर मिला वहाँ पे जाने का और इनफैक्ट मुझे फॉर्मली, औपचारिक रूप से इनवाइट भी किया गया था। विक्टोरिया की जो गवर्नमेंट है वहाँ से भी उनकी मिनिस्टर वहाँ पर आमंत्रित थी। तो हम लोगों ने जब ये देखा कि कबड्डी जैसा जो भारतीय गेम है, ट्रेडिशनल गेम है, वो ऑस्ट्रेलिया में पॉपुलर हो रहा है। और इससे भी ज़्यादा ताज्जुब की और खुशी की बात यह है कि अभी भारत में खो खो वर्ल्ड कप हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड कप ऑफ खो खो। उसमें आप यकीन करेंगे ऑस्ट्रेलियन मेंस टीम और ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स टीम ने पार्टिसिपेट किया। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो दोनों देशों के संबंध हैं वो एक नई नई ऊंचाइयाँ छू रहे हैं, नए नए धरातल, नए नए क्षितिज, नए हॉराइजन्स वो उनके सामने उभर करके आ रहे हैं। और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का मौका है
कि हम इन संबंधों को उस ऊंचाई पर ला चुके हैं जहाँ पे इनमें क्षमता है, शक्ति है। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों के लोगों के लिए जी प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस, शांति, समृद्धि इसके अवसर पैदा करने की, और ख़ास तौर से जो क्षेत्र है हमारा इंडो पैसिफिक रीजन, जी। यहाँ भी शांति, समृद्धि और सुरक्षा में योगदान करने की। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से विवरण दिया कि किस तरह से हमारे संबंध बढ़ रहे हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, विशेष करके इंडियन डायस्पोरा के बारे में जो आपने बात कही। यहाँ की फॉरेन मिनिस्टर जो पेनी वोंग हैं, उन्होंने भी कहा था कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो रिलेशनशिप है वो इंडियन डायस्पोरा इज़ द बीटिंग हार्ट। इसके पीछे अगर देखा जाए तो इंडियन डायस्पोरा का है। और आपने बताया कि न केवल व्यापार जगत में ही वरन अन्य यहाँ तक कि खेल जगत में भी दोनों देशों के बीच में काफ़ी सहयोग हो रहा है विभिन्न क्षेत्रों। इसके अलावा व्यापार और खेल जगत के अलावा अन्य कौन सी पॉसिबिलिटीज़ और पोटेंशियल दिखाई देता है आपको? जैसे मैंने कहा शुरू में, इकॉनमी बहुत इम्पॉर्टेंट है। डिफेंस और सिक्योरिटी, उसमें बहुत हमारे बीच में अच्छा सहयोग है। रक्षा के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, जैसे मैंने कहा भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों चाहते हैं कि जो हमारा हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है उसमें शांति हो, उसमें सबको नेविगेशन की फ्रीडम हो, ओवरफ्लाइट की फ्रीडम हो। हम चाहते हैं उसमें जो विश्व में जो व्यवस्था है, जो रूल ऑफ लॉ है, वो उसके अंदर रहे। और ये हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण, हम लोग इसमें सहयोग करते हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों देश, दोनों सरकारें। और लोगों के स्तर पर अगर देखें तो शिक्षा जी और स्किल्स, कुशलता, कौशल, ये दो बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। आप तो जानते हैं, आपके दर्शक और श्रोता भी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया आने वाले भारतीय छात्रों की संख्या पिछले कई सालों में बढ़ी है। और यहाँ खाली छात्र अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए नहीं, बल्कि मैंने जो देखा पिछले एक साल में, वो ये देखा कि रिसर्च में, और उस रिसर्च में जो कि जिसका डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन होता है इंडस्ट्री में और हाई टेक्नोलॉजी एरियाज़ में, सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, माइन, मिनरल्स, और इन सब क्षेत्रों में भारतीय मूल के वैज्ञानिक यहाँ पर काम कर रहे हैं, और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में। और हमको बड़ी खुशी है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एजुकेशन के, शिक्षा के क्षेत्र में हमारे जो दोनों देशों के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके बीच में संबंध बढ़ रहे हैं। 2 ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़, डीकन और वोलोंगोंग, भारत में अपना कैंपस इस्टेब्लिश कर रही हैं। और हमारा ये प्रयास है कि और भी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ जाएं, जिससे हमारे देश के नागरिकों को, भारत के युवाओं को विश्व स्तर की शिक्षा इकोनॉमिक आधार पे अच्छे कंडीशन में भारत में रहते हुए मिल सके। इसके अलावा हम ये भी चाहते हैं कि जो भारतीय छात्र यहाँ पर आएँ, वो भी आगे जा कर के भविष्य में दोनों देशों के बीच एक और मजबूत कड़ी बने। लोगों से लोगों के संबंध, पीपल टू पीपल रिलेशन, शिक्षा जगत के संबंध, और फिर वो जहाँ भी जाएं, जितनी भी वो प्रगति करेंगे, वो दोनों देशों की प्रगति होगी, क्योंकि वो इस अपने युवा समय में वो यहाँ के शिक्षा संस्थानों में रहेंगे, तो उनके जो संबंध बनेंगे उसका डेफिनेटली लाभ दोनों देशों को होगा। स्किल्स में एक बहुत हमारा प्रयास है कि दोनों देशों की जो क्षमताएं हैं, स्ट्रेंथ्स हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास एक प्रणाली है और भारत के पास हमारे टैलेंटेड युवा हैं। हम चाहते हैं कि इन दोनों को हम कॉम्प्लीमेंटरीली इसका इस्तेमाल करें, जिससे भारत के युवाओं को हमारे कई क्षेत्रों में आ सकते हैं। यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया में स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत है कई क्षेत्रों में, उसको भारत के जो टैलेंटेड और कुशल युवा हैं वो पूरा कर सकते हैं। तो शिक्षा और कौशल, एजुकेशन और स्किल्स, ये एक क्षेत्र है जो भारत सरकार की और हाई कमीशन की एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है हमारे संबंधों में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में। जी, आपने बताया छात्रों की संख्या बढ़ रही है। आपने ये भी बताया कि इंडियन डायस्पोरा भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, करीब लगभग 1 मिलियन इंडियन डायस्पोरा है और काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है दोनों देशों के बीच में संबंधों में। लेकिन इसके साथ ही जब डायस्पोरा बढ़ता है तो हाई कमीशन की सर्विसेज, काउंसलेट सर्विसेज पर भी दबाव बढ़ता है या उनकी मांग बढ़ती है। उस बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए क्या किया जा रहा है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये हमने देखिए पिछले कुछ समय में कई प्रयास किए हैं। जो भारतीय मूल के नागरिक हैं या भारतीय नागरिक हैं यहाँ पे, उनको हम चाहते हैं कि जो भी उनको जब भी किसी सर्विस की, कॉन्सुलर सर्विस की या वीज़ा की ज़रूरत हो, रात बिरात भी, कई बार इमरजेंसी में हम लोगों के पास संपर्क स्थापित होता है, तो हम उस वक्त ही, जैसे अभी पिछले ही हफ्ते मुझे बताया गया कि यहाँ पे किसी परिवार को भारत जाना था, उनके यहाँ कोई
किसी का अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई थी, तो 8 बजे रात को उन्होंने फ़ोन किया शाम को, और 10 बजे वो यहाँ पर आए, 11 बजे उनको वीज़ा मिल गया और वो अगले दिन सुबह चले गए। तो इस तरीके हमारी, ये मैं एक उदाहरण दिया, इस तरह के बहुत से उदाहरण होंगे। हमारा प्रयास ये रहता है कि हमारे देश के नागरिक हैं या हमारे भारतीय मूल के लोग हैं, उनको जब भी जो भी आवश्यकता हो हम उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। अभी पिछले साल आपने ये भी देखा होगा कि ब्रिस्बेन में हमने एक नया कॉन्सुलेट शुरू किया है, कॉन्सुलेट जनरल, और इसको लेकर के अब 4 कॉन्सुलेट जनरल हो गए हैं, सिडनी, मेलबर्न, पर्थ और ब्रिस्बेन। हमारा प्रयास है कि हम रीजनल ऑस्ट्रेलिया में भी जो भारतीय मूल के लोग हैं उनकी भी जो आवश्यकताएं हैं, कॉन्सुलर कैंप लगाएं, वहाँ पर जा कर के उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें। और हम ये भी चाहते हैं कि आगे जा कर के भारतीय मूल के जो नागरिक हैं और उनके जो एसोसिएशंस हैं, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस, उनकी सहायता से हम भारतीय मूल के लोगों के साथ और जुड़ें, जिससे हमें उनकी आवश्यकताओं का पता चल सके और उनको पता चल सके कि हाई कमीशन में या कॉन्सुलेट में किससे सहयोग करना है, जिससे जब ज़रूरत पड़े तो वो ठीक आदमी के पास ठीक समय से उससे संपर्क स्थापित कर सकें। हमारा ये भी प्रयास है कि भारत की संस्कृति और भारत के जो वैल्यूज़ हैं, भारत में क्या हो रहा है, इसकी जानकारी भी डायस्पोरा को मिलती रहे, उसकी भी हम कोशिश करते हैं। डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कल्चरल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं। उनके कल्चरल प्रोग्राम्स में भारत के इतने त्यौहार हैं, इतने कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे हैं, हम लोग कोशिश करते हैं उनमें हम भाग लें। और ये भी हम चाहते हैं कि उन कार्यक्रमों में और हमारी संस्कृति की परंपराओं और वैल्यूज़ से, मूल्यों से हमारे जो युवा वर्ग है भारतीय मूल का, वो ख़ास कर से हम चाहते हैं कि जुड़े। तो हम समय समय पर ऐसी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जैसे भारत को जानिए क्विज़ जी, और उसमें मुझे खुशी है कि ऑस्ट्रेलिया से बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया और उसमें कुछ विनर्स भी हैं। और हम चाहते हैं कि इस तरीके के प्रयास बढ़ें, इस तरीके की प्रतिभागिता, इस तरीके का पार्टिसिपेशन बढ़े। जी, तो आपने संकेत दिया कि किस तरह से विभिन्न कार्यक्रम आप भारतीय समुदायों के साथ आयोजित कर रहे हैं, और इस पर बात करना चाहूँगा हिंदी दिवस की। अभी 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस था। सबसे पहले तो आपको बधाई देता हूँ कि आप बहुत ही सुंदर हिंदी बोलते हैं और साथ ही साथ धन्यवाद। 31 जनवरी को हाई कमीशन की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आपसे जानना चाहूँगा कि हिंदी को विश्व भाषा में किस तरह से स्थापित किया जा रहा है और क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि ये यूएन की, यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेज बन सके। तो आपने जो कुछ सवाल पूछे यहाँ पे, उसमें से कुछ का ताल्लुक मेरे अभी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है हाई कमिश्नर, उससे है। कुछ का ताल्लुक अभी जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बाहर का दायरा है। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ आपके सवाल का जवाब देने की। हम लोग 31 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मना रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि अभी तो जैसा आप जानते हैं जनवरी में थोड़ा सा यहाँ पे स्कूल वगैरह की भी वैकेशंस होती हैं, छुट्टियाँ होती हैं। हम चाहते हैं कि विश्व हिंदी दिवस का जो आयोजन हो, और ये ऑस्ट्रेलिया में जगह जगह पर होता है, खाली कैनबरा में ही नहीं होता, तो हम चाहते हैं कि उससे युवा वर्ग खास तौर से जुड़े, हमारे लोग जो भारतीय मूल के लोग हैं वो जुड़ें। तो इसलिए हम 31 जनवरी को कर रहे हैं। उसमें हमने ऐसे कॉम्पिटिशन्स, निबंध प्रतियोगिता, कविता वगैरह, ये सब इस तरह की गतिविधियां हमने रखी हैं, जिससे जो मौलिक रचनाएं हैं लोगों की, उनकी जो टैलेंट है, उनकी जो प्रतिभा है, उसको एक उजागर करने का मौका मिले और उनको ये फील हो कि हिंदी भाषा में वो लिख सकते हैं, कह सकते हैं, बात कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि हिंदी की जो परंपरा है, और सैकड़ों साल पुरानी परंपरा है भाषा के रूप में, हज़ारों साल पुरानी परंपरा है। भारत की और भी विभिन्न भाषाएं हैं जो यहाँ पर बोली जाती हैं। हम चाहते हैं कि ये भाषा खाली एक संपर्क का माध्यम नहीं होती। लैंग्वेज इज़ द व्हीकल ऑफ कल्चर। इट कैरीज द सिविलाइजेशनल वैल्यूज़, ट्रेडिशनल वैल्यूज़, जो हमारे मूल्य हैं, सभ्यता है, संस्कृति है, उसका वो अगर आत्मा है तो भाषा उसका शरीर है। भाषा उसको कैरी करता है। तो हमारा ये प्रयास है कि ये शरीर जीवित रहे, सशक्त रहे, और हम लोगों के बीच में हिंदी के माध्यम से भारत क्या है ये लोगों को बता सकें। मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ पे जैसे महाकुंभ अभी चल रहा है, तो उसके बारे में ऑस्ट्रेलियन समुदाय में, जो ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं, भारतीय मूल के नहीं हैं, उनमें भी बड़ा कौतूहल है कि क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है, 40 करोड़ लोग, 400 मिलियन लोग एक जगह आकर के और सब ठीक ठाक कानून व्यवस्था के साथ कैसे हो रहा है जी। तो हम चाहते हैं कि वो समझें कि कैसे हो रहा है, और ये समझाने का एक माध्यम है हमारी भाषाएं, हिंदी भाषा। तो हम भाषा का पर्व खाली विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने से हमें संतोष नहीं है। हम चाहते हैं कि भाषा की जो आत्मा है, भाषा जिन मूल्यों को लेके जाती है, और आज के भारत की जो
शक्ति है, भारत की जो स्थान है विश्व में, उसके बारे में लोगों को पता चले। और वो तभी पता चलेगा क्योंकि लैंग्वेज इज़ द विंडो टू ए कल्चर, जी जब वो हिंदी को समझेंगे। जी। आपने जो दूसरे सवाल किए कि यूएन के में भाषा का इस्तेमाल, तो आपने तो देखा होगा जब प्रधानमंत्री जी जाते हैं यूएन में तो वो उनके कार्यक्रम हिंदी में संचालित होते हैं। और हमने जगह जगह पर हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। भारत सरकार उसमें अलग अलग देशों में हर 4 साल पर, जहाँ तक मुझे याद है, हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करती है। दुनिया भर में जो डायस्पोरा है उसके बाहर भी भारतीय मूल के लोगों के अलावा भी ऑथर्स हैं जिनको हम सम्मानित करते हैं, जिनकी रचनाएं प्रकाशित होती हैं, भारत में पढ़ी जाती हैं, भारत के बाहर भी पढ़ी जाती हैं। और फिल्म और संगीत ये एक बहुत बड़ा माध्यम है भारत की भाषाओं का, हिंदी भाषा की बढ़ती हुई लोकप्रियता का। और ये हम इस क्षेत्र में भी प्रयास करते रहते हैं। फिल्म फेस्टिवल्स में भारत की फिल्में आएँ यहाँ पर, वो दिखाई जाएँ। और जो भारत का एंटरटेनमेंट है, संगीत है, आधुनिक ही नहीं, प्राचीन ही नहीं, हर तरीके का संगीत, वो हम कोशिश करते हैं उन कार्यक्रमों को बढ़ावा मिले। जी, आपने कहा विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में, अभी पिछले वर्ष फिजी में हुआ था। क्या निकट भविष्य में संभावना है कि हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी इस तरह का विश्व हिंदी सम्मेलन हो सकता है? आप लोग अगर चाहेंगे तो ज़रूर होगा। चलिए, आशा करते हैं कि इस तरह का होगा। और अंत में बस आपसे ये चाहूँगा कि अगर आपका 26 जनवरी के बारे में हमारे श्रोताओं के लिए कोई संदेश हो। जैसा मैंने कहा, मैं आपके सभी श्रोताओं को और दर्शकों को, रेडियो मनपसंद के श्रोताओं को, मैं 26 जनवरी की भारतीय गणतंत्र दिवस की और 26 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया डे है उसकी भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये उम्मीद करता हूं कि आने वाले साल में वो उनके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति रहेगी और दोनों देशों के संबंध और भी मजबूत होंगे। और इसमें भारतीय मूल के लोगों का, इंडियन डायस्पोरा का योगदान और भी समृद्ध और सशक्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपने व्यस्त समय में हमारे लिए थोड़ा सा समय निकाला और इस बारे में बातचीत की। धन्यवाद आपका। नमस्कार।